संध्या करने वाला आदमी हूँ। कांग्रेस के कई लोग जो हैं, ये लोग कहते थे कि भाई राम को ये पूछने वाले थे, अक्सर लोग। किसी कांग्रेस ने नहीं कहा, किसी कांग्रेस ने नहीं कहा, अजय सिंह जो आपके पूर्व मुख्य सीएम थे मध्य प्रदेश के, वो तो खुलकर कहते थे और आज वही राम का नाम। कभी नहीं कहा। वो क्या कर रहे हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस की पॉलिसी। सरकारों का काम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर बनाना नहीं है, नहीं है ये काम। मैं आज कह रहा हूँ आपके सामने। तो मेरी कोई ना धर्म है ना जाति है। तो क्या करना काम है कांग्रेस का? अरे भाई, कांग्रेस का काम ये करना है कि संविधान के अनुसार देश के सब लोगों को बराबर मानो। हरीश रावत जी कह रहे हैं सड़कों पर नमाज पढ़ी है, 3 सरकारों ने कह दिया कि भाई सड़कों पर नमाज पढ़ने की जगह। झूठ है, झूठ है, बिल्कुल असत्य है। खुद कहा था, खोले बयान। अरे भाई, असत्य है, ये असत्य है, कभी नहीं कहा उन्होंने। लोग डरे हुए हैं, तभी इतनी बौखलाहट है एसआईआर को लेकर। वो तो बेईमानों की टोली है। तो बेईमानों की टोली जो है वो जानती है कि उनके साथी बेईमान जो है, चोर चोर मौसेरे भाई क्या कर रहे हैं। जाति का जनगणना की बात कर रही है कि वहाँ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, इससे तो और कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ेंगी। जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? ये तो भाजपा ने कहा है। भाजपा के लोग तो ये कह रहे हैं। भाजपा को ये मानना पड़ा। भाजपा के तो दो मुंहे सांप है, इधर से कुछ बोलते हैं, इधर से कुछ बोलते हैं, दो मुंहे सांप है। अरे इन लोगों पे कैसे भरोसा करोगे? भगवान राम को धोखा दे दिया इन्होंने, उनके घर पे डाका डाल दिया। सविता कपूर जी को मौका मिलेगा तो वापस उन्हीं के पास ये सीट जाने वाली है, ये कहीं नहीं जाएगी, किसी और जगह नहीं जा सकती। ईमानदारी से चुनाव हो तो दतिया हो जाएगा, ईमानदारी से चुनाव हो तो बिहार में जो हुआ है वो हो जाएगा। ईमानदारी से चुनाव हो नहीं रहे। चुनाव में इतनी गड़बड़ी है। पूरा चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ बना हुआ है। ये नोटिस आ रहा है मेरे घर के लोगों, मेरे घर के लोगों। इस बात की नोटिस है? ये नोटिस इलेक्शन कमीशन से है। जैसे रीना है, रीना कुमारी है साहब नाम आधार कार्ड में, रीना क्यों है? अब रीना तो तुमने लिखा, जो पुराना वोटर कार्ड है वो किसने बनाया? किसने बनाया? वो इलेक्शन कमीशन ने तो बनाया। गलती आपकी है और नोटिस आप मुझे भेज रहे हो। अमित कपूर वो शायद नेतृत्व करते हैं, पर सविता कपूर जी सिर्फ एक डमी विधायक के तौर पर हैं। आपको क्या लगता है? चलिए, डमी है और उनके सुपुत्र काम करते हैं, लेकिन सुपुत्र का कोई काम तो बताओ। कांग्रेस को समर्थन तो नहीं मिल पा रहा। भाई समर्थन मिलेगा, हम निराश थोड़ी हैं, हम हार थोड़ी मान ली हमने बोला 17 में 22 में 2 बार बेईमानी से चुनाव लड़ा, जब दोनों बार मैं क्या लग रहा है 27 में क्या लग रहा है? भाई देखिए, मेरा तो जहां तक अपना सवाल है, पार्टी मुझे कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आपको मौका मिल जाएगा तो इस बार आप सीट निकलवाने का प्रयास करेंगे? मौका मिलने का सवाल नहीं है, मैं तो पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ। अक्सर ये होता है कांग्रेस के लोग जब भी दावेदारी एक साथ करने लगते हैं तो चुनाव से पहले उस वक्त तक अक्सर आपसी कलह बहुत दिखाई देती है। इसी वजह से लोग कहते हैं कि कांग्रेस से सीट नहीं निकल पाती। नहीं, देखिए, प्रतिस्पर्धा तो राजनीति में हमेशा होती है और कहीं किसी का पट्टा तो लिखा हुआ नहीं। मेरा पट्टा कैंट का थोड़ी लिखा हुआ। मुझे टिकट मना करके पार्टी किसी और को देगी तो मैं सर माथे पर। मोदी ने तो वीडियो बना दी कि भाई मैं सबको माफ करता हूँ, सबकी कोई कार्रवाई नहीं। बच्चे कह रहे हैं हमने माफी मांगी, हमने कहा ही नहीं कि मैं माफ करूं। हमने माफी मांगी क्या आपसे? ये बच्चे बता रहे हैं हमको, हम नहीं बता रहे, बच्चे बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून कैंट विधानसभा क्षेत्र में। 2027 के विधानसभा चुनाव भी नज़दीक हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दावेदारों ने अपने चुनावी बिगुल को बजा दिया है। धरातल पर क्या है, खास करके आज हम बात करेंगे देहरादून कैंट विधानसभा को लेकर। कैंट विधानसभा में विधायक जी का कार्यकाल कैसा रहा, कार्यकाल में कितना विकास हुआ, इन तमाम विषयों को लेकर के लिए आज हम आ गए हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि। और आज के हमारे जो मेहमान हैं बड़े ही खास हैं। देहरादून कैंट विधानसभा से लगातार जनता के बीच में सक्रिय रहने वाले, जनता के हर मुद्दे को आवाज बनकर उठाने वाले, कांग्रेस पार्टी से पूर्व उम्मीदवार और साथ में वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी। नमस्कार सर, स्वागत है। धन्यवाद। सूर्यकांत जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि क्या कैंट विधानसभा में कांग्रेस की जड़ें कितनी मजबूत हैं इस बार? ऋषभ, देखिए, कांग्रेस एक जमाना था जब देहरादून शहर में कांग्रेस का इतना ज़्यादा जनाधार था कि जब स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी यहाँ पर बाय इलेक्शन लड़े तो वो पहाड़ों में जीते, ओवरऑल पार्लियामेंट जीते, लेकिन देहरादून शहर में फिर भी पिछड़ गए। देहरादून हमेशा कांग्रेसी मिजाज की सीट रही, लेकिन जब से राज्य बना, राज्य बनने के बाद इसका परिसीमन में 3 सीटें थी, 3 सीटों की 10 सीटें हो गई। और देहरादून जो कैंट सीट है, ये कैंट सीट 2012 में बनी। इस कैंट सीट में देहरादून का जो देहरा खास विधानसभा थी उसके हिस्से
और उसके साथ साथ लक्ष्मण चौक विधानसभा और मसूरी विधानसभा का प्रेमनगर का इलाका। मसूरी विधानसभा में प्रेमनगर आता था जब परिसीमन 2012 से पहले नहीं हुआ था। तो मसूरी विधानसभा का प्रेमनगर का इलाका और लक्ष्मण चौक का इलाका, कामली वगैरह सारा जितना इलाका है, सत्तोवाली घाटी, द्रोणपुरी, ये, और उसके बाद देहरा खास का इलाका। तो 3 सीटों के बड़ा हिस्सा देहरा खास का, उसके बाद लक्ष्मण चौक का और थोड़ा सा मसूरी विधानसभा का। तो एक नई सीट बनी। 2012 में जब चुनाव हुआ तो उस समय पहला चुनाव परिसीमन के बाद हुआ तो देवेंद्र सेठी चुनाव यहाँ पर लड़े और देवेंद्र सेठी जी 5,500 के मार्जिन से चुनाव हार गए हरबंस कपूर साहब से। हरबंस कपूर उत्तराखंड के दिग्गज नेताओं में रहे। उत्तर प्रदेश के ज़माने में वो एमएलए रहे, एक बार नहीं रहे, वो 89 में, 91 में, 93 में, 96 में लगातार 4 बार एमएलए। और जब अंतरिम सरकार उत्तराखंड में बनी, पहली अंतरिम सरकार, तो उसमें मिनिस्टर बने। बाद में वो जब जीते देहरा खास से तो वो देहरादून में स्पीकर भी बने, मंत्री भी बने, विभिन्न पदों में रहे। तो बड़े कद के व्यक्ति थे। 2012 में वो चुनाव देवेंद्र सेठी जी हारे और देवेंद्र सेठी जी को ही चुनाव आगे लड़ना था, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी बीमारी के कारण मौत हो गई। तो हमने उसके बाद देहरादून में शुरुआत विधानसभा की, जो कैंट विधानसभा थी, देवेंद्र सेठी जी की मृत्यु के बाद हमने उसकी तैयारी करी। अब कांग्रेस से क्योंकि मुझे चुनाव लड़ना था तो वहाँ पूरे देहरादून जिले में सारी सीटों में हमारे बड़े नेता थे पहले से ही काबिज। धर्मपुर में दिनेश अग्रवाल थे, हमारे रायपुर में आदरणीय हीरा सिंह बिष्ट जी थे, इसी प्रकार से सहसपुर में आर्यन शर्मा चुनाव लड़ रहे थे। तो मेरे लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी, एक सीट थी जिसमें मैं लड़ सकता था। तो मैंने एक चुनौती स्वीकार करी और मैंने वहाँ पर तैयारी शुरू करी। और तैयारी शुरू करने के बाद जब पहला चुनाव 2017 का हुआ तो आपको मालूम है मोदी लहर जिसको कहते हैं, उसमें वो चुनाव हुआ, उसमें हम पराजित हो गए। लेकिन पराजित होने के बाद फिर हमने हार नहीं मानी, फिर हमने तैयारी करी और लगातार तैयारियों में वहाँ पर जितने क्षेत्र में काम थे, जितनी समस्याएं थी, उनके लिए लगातार आवाज़ उठाना, वहाँ पर काम करना, ये हमने लगातार किया। और 2022 में फिर पार्टी ने हमको टिकट दिया। 2022 में तो पूरा चुनाव ही बेईमानी से हुआ। आज वो बेईमानी दिख रही है पूरे देश में। मशीनों में जिस प्रकार से मैनिपुलेशन होता है, जो फॉर्मेट चिप का होता है और चिप में जिस प्रकार की प्रोग्रामिंग होती है, मैंने बार बार पार्टी में भी कहा और देश में भी कहा और आज फिर आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि जो असेंबली के चुनाव में जो मशीनें होती हैं, उसमें मशीन में जो चिप होती है, उस चिप में जो प्रोग्रामिंग होती है, उसमें गड़बड़ होती है। उसके कारण भारतीय जनता पार्टी जिसको जिताना चाहती है जिताती है, जिसको हराना चाहती है हराती है। तो 2022 का चुनाव भी हम पराजित हो गए। सविता कपूर जी लड़ी, लोगों ने तो ये कहा कि साहब उनको सहानुभूति लहर मिली। मेरा ये मानना है सहानुभूति किस बात की? हरबंस कपूर साहब कोई मुफलिसी में तो मरे नहीं, हरबंस कपूर साहब किसी क्रांति में शहीद तो हुए नहीं। हरबंस कपूर साहब बहुत बड़े राजनेता थे, बहुत संपन्न थे, उनके अनेक व्यापार, उनके बेटों के व्यापार, एक यूनिवर्सिटी उन्होंने बना ली, यूनिवर्सिटी नहीं बना ली बल्कि 5 करोड़ रुपए का जो छात्रवृत्ति घोटाला हुआ उसमें वो आरोपी रहे। तो इस प्रकार की घटनाएं हुई तो किस बात का उनको सहानुभूति मिलती? केवल बेईमानी थी और उसी बेईमानी से पूरे उत्तराखंड में चुनाव कांग्रेस हारी। 2022 का चुनाव जो है कांग्रेस उत्तराखंड में बेईमानी से हारी। अच्छा, लेकिन जैसे मेरा एक सवाल ये भी है कि भाई 22 में जब चुनाव हुए थे और सविता कपूर जी को मौका दिया गया, आप भी थे सामने, लेकिन अभी जब मैं लोगों से बात करता हूं तो लोग एक बात ये कहते हैं कि भाई जो सविता कपूर जी जो वर्तमान विधायक हैं वो डमी विधायक हैं। ऐसा है क्या? आपको भी लगता है? क्योंकि वो अक्सर लोग कह रहे हैं कि उनके जो पुत्र हैं अमित कपूर वो शायद नेतृत्व करते हैं, पर सविता कपूर जी सिर्फ एक डमी विधायक के तौर पर हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, हमारी तो आदरणीय भाभी हैं वो। हरबंस कपूर जी को मैं बहुत सम्मान करता था, बेशक हम विरोधी थे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी है, उनके लिए मैं किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा। हमारी बुजुर्ग हैं, वयोवृद्ध हैं, उम्रदराज महिला हैं, तो उनके लिए किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता। लेकिन ये बात सच है कि 5 वर्ष में लगातार 8 बार उनके
पति विधायक रहे, मिनिस्टर रहे, स्पीकर रहे। एक उपलब्धि, वो दिवंगत हो गए, मैं उनके लिए बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूँ, लेकिन इतने लंबे अरसे तक वो देहरादून शहर के विधायक रहे, उसके बाद वो देहरा खास के विधायक रहे, उसके बाद वो कैंट के विधायक रहे। मुझे आप एक चीज़ बताइए, एक अस्पताल, एक डिग्री कॉलेज, सरकारी बोल रहा हूँ मैं, अपना तो बहुत बड़ा डिग्री कॉलेज बना लिया उन्होंने, लेकिन जनता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में उन्होंने कोई एक बड़ा हॉस्पिटल सरकारी अपने क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, या कोई एक विधानसभा क्या हो, तो देहरादून पूरे के विधायक रहे, तो पूरे देहरादून में कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहिए था उनको। देहरादून में इतनी बड़ी ट्रैफिक की समस्या है, उसका समाधान करना चाहिए था उनको। देहरादून के अंदर नागरिक सुविधाओं का इतना टोटा है, स्मार्ट सिटी बनने के बाद भी उसमें कुछ योगदान होना चाहिए था उनका। अब उनकी धर्मपत्नी विधायक है 9वीं बार, अब उनका 5 साल का कार्यकाल है। चलिए डमी हैं और उनके सुपुत्र काम करते हैं, लेकिन सुपुत्र का कोई काम तो बताओ, पूरे क्षेत्र में कोई ऐसा विकास कार्य बताओ जो उन्होंने अपने पिता के नाम पे कर दिया हो। एक गेट लगाने का रहा हो, बिंदाल में एक बहुत बड़ा गेट लगा दिया, लेकिन उसके अलावा जनता के हितों के लिए वहां पर छोटी बिंदाल में बाढ़ आती थी, उस छोटी बिंदाल की बाढ़ को रोकने का काम एक सेवक के रूप में मैंने किया। मैंने सिंचाई विभाग का कई बार घेराव किया, उसका मास्टर प्लान बनवाया, और वो हमेशा के लिए समस्या जो चोर खाले से शुरू होता था, गांधीग्राम चोर खाले से, और चोर खाले से शुरू होकर के शास्त्री नगर होते हुए, शांति विहार होते हुए और गोविंदगढ़, इतनी तबाही वो नाला करता था, उसमें मैंने उसका समाधान करवाया। इसके अलावा पूरे इलाके में जो मलिन बस्तियां हैं, चाहे वो बिंदाल की मलिन बस्तियां हो, चाहे वो गांधीग्राम की मलिन बस्ती हो, चाहे वो सत्तो वाली घाटी की मलिन बस्ती हो, उनमें कोई काम ऐसा कराया उन्होंने जिस काम का कोई उल्लेख वो कर पाए। पूरे शास्त्री नगर खाला जिसको हम कहते हैं, उसमें आप चले जाइए, कल मैं गया था, मुझे इतना दुख हुआ, इतनी तकलीफ हुई, जब से कांग्रेस हटी वहाँ से, तब से वहाँ काम ही नहीं हुआ। पूरा शास्त्री नगर खाला जो कांवली में आता है, इंदिरापुरम में और सीमा द्वार, 3 वार्डों में वो पूरा खाला आता है, उस खाले में हालत देख करके मेरी तबीयत खराब हो गई। सूर्यकांत जी, एक सवाल ये भी है कि भाई देहरादून कैंट विधानसभा को पूरे उत्तराखंड में आदर्श विधानसभा माना गया है, आदर्श विधानसभा कहते हैं। 8 बार उनके हरवंश कपूर साहब विधायक रहे, 1 बार सविता कपूर जी विधायक हैं, 9 बार का एक भाजपा का बड़ा कार्यकाल वहां पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक ये है कि वसंत विहार, जो कि देहरादून कैंट विधानसभा का एक मुख्य कॉलोनी कह लीजिए, मुख्य विहार है, वहाँ की आपने सड़कों की हालत देखी है? मैं जब अभी परसों ग्राउंड रिपोर्ट करने गया, अक्सर वहाँ जल भराव की समस्या बनी रहती है। इतना पॉश इलाका कैंट विधानसभा का, और वहाँ पर लोग कह रहे थे कि पैच भी हुआ, पर पैच जो था वो शायद ऐसा लग रहा था खाना पूर्ति की गई, बस उसमें बजरी डाल दी गई या फिर मान लीजिए सिर्फ रेत डाल दी गई। इतना आदर्श विधानसभा की आदर्श कॉलोनी में ये अगर हाल है, तो क्या कैंट विधानसभा के लोग क्यों चुन रहे हैं उनको बार बार? 9 बार उनको क्यों मौका दिया गया? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये। देखिए, ये गलतफहमी है लोगों की, 9 बार वहाँ कैंट से चुनाई गई। मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड बनने से पहले शहर की 1 सीट थी, और उस 1 सीट में इस इलाके का जो कैंट विधानसभा है आज, उसका भी कुछ हिस्सा आता था, कुछ हिस्सा। कामरी नहीं आता था, मसूरी में आता था, वो पंडितवाड़ी नहीं आता था, वो मसूरी में आता था, सत्तो वाली घाटी द्रोणपुरी का वार्ड जो है वो मसूरी में आता था, गांधीग्राम जो है वो मसूरी, ये इलाके नहीं आते थे। शहर का कुछ इलाका आता था, और बाकी शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी एक थी, मसूरी कॉन्स्टिट्यूंसी एक थी, और सहसपुर कॉन्स्टिट्यूंसी चक्राता कॉन्स्टिट्यूंसी एक थी, प्रेमनगर से आगे। तो 3 कॉन्स्टिट्यूंसी थी। हरबंस कपूर साहब 89 में, 91 में, 93 में, 96 में, इन 4 बार वो देहरादून शहर के विधायक रहे, कैंट के नहीं रहे। उसके बाद देहरा खास सीट बनी, राज्य जब बन गया, तो देहरा खास में वो 2002 में और 2007 में वो देहरा खास के विधायक रहे। उस देहरा खास में मैंने आपको बताया आधा हिस्सा आता था कैंट का, आधा हिस्सा आता था लक्ष्मण चौक और मसूरी का। उसके बाद 2012 में बनी कॉन्स्टिट्यूंसी, 12 में चुनाव हुआ, और उसमें देवेंद्र सेठी जी लड़े, 5000 वोट से वो चुनाव हारे। उसके बाद 17 और 22 3 चुनाव कैंट में हुए। तो आप शुद्ध रूप से कैंट में अगर चुनाव के हिसाब से कहेंगे तो 3 बार वहाँ पर कपूर परिवार आया। लेकिन 17 और 22 का चुनाव तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चुनाव था, उस चुनाव को तो मैं मानता ही नहीं। उस चुनाव में तो बेईमानी हुई है जो पूरे देश में हो रही है, और उस बेईमानी के चुनाव में वो जीते,
उनमें 2 बार मैं हारा, 1 बार सेठी जी हारे। अच्छा, भाजपा वाले लोग ये अक्सर ये कहते हैं कि भाई जहां से हम चुनाव हार जाते हैं वहां पर सब ठीक रहता है, सब कुछ बढ़िया रहता है, चाहे कर्नाटक के चुनाव की बात कर लें या केरला के चुनाव की बात कर लें या फिर मान लीजिए कोई जहां जहां कांग्रेस सरकार है वहां पर चुनाव की बात कर लें, जैसे झारखंड की बात कर लें। लेकिन जहां भाजपा जीत जाती है वहां अक्सर कांग्रेस को ईवीएम में गड़बड़ी दिक्कत आती है, कहीं उन्हें लगता है कि भाई महाराष्ट्र में जबरदस्ती चुनाव हराए गए हैं, और या फिर अगर बात करें कहीं और भी जगह जहां जहां वो आरोप लगाते हैं कि जहां कांग्रेस जीती वहां पर ईवीएम में गड़बड़ी घोषित कर देते हैं वो लोग, या चुनाव में जबरदस्ती चुनाव हराया गया है। तो ये क्या फिर बात है? ऋषभ, ये बात ये है कि एक नैरेटिव बनाने के लिए उसकी एक रणनीति होती है। उस रणनीति का हिस्सा है कर्नाटक जिता दो, केरला जिता दो, हिमाचल जिता दो, बाकी राज्य जीत लो, ये रणनीति का हिस्सा है। अब जब उत्तराखंड का और उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा और उसके बाद पंजाब का चुनाव होगा, उसके तत्काल बाद राष्ट्रपति का चुनाव होगा, और राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टरल पावर जो है वो उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश की, दोनों एक ही राज्य थे, और पंजाब की इतनी ताकत है कि पूरे देश में जो चुनाव होता है उसमें इलेक्टरल पावर, जो वोटिंग पावर है, जो वोट की वैल्यू है यहाँ के असेंबलीज की, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इनको वो जीतना ही है, साम दाम दंड भेद, तो इसलिए बेईमानी करेंगे। हिमाचल प्रदेश जिता दो, कहेंगे भाई हिमाचल में आप जीत गए तो अच्छा, ईवीएम ठीक है, और आप उत्तराखंड में हार गए तो खराब है। जैसे पूरे उत्तराखंड में 2022 में आपने हरिद्वार और उधम सिंह नगर नहीं छेड़ा ईवीएम, और बाकी पहाड़ी जिलों में सब जगह छेड़ दिया, तो उसके बाद कहा कि अच्छा, हमारा मुख्यमंत्री कैसे हार जाता था, हम ही अगर गड़बड़ी हम करते तो हम उसको नहीं जिता लेते। ये एक नैरेटिव बनाने के लिए, ये एक नैरेटिव बनाने के लिए होता है, एक रणनीति होती है कि जवाब क्या देंगे। साहब सविता कपूर के लिए सिंपैथी वेव चल, किस बात की सिंपैथी, मैंने पूछा तो सिंपैथी चलती तो नवप्रभात जी के लिए चलती, जिनका जवान बेटा डेथ हुई थी, उनके लिए चलती सिंपैथी, उनके लिए किस बात की सिंपैथी थी। लेकिन इस बार भी तो माहौल जो है वो यही बना हुआ है कि भाई सविता कपूर जी महिला हैं और साथ में इतनी वरिष्ठ हैं, तो लोग अक्सर ये कह रहे हैं कि भाई इस बार भी वो उनकी तरफ से भी बयान आते हैं, कई बार जो उनके कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल निश्चित रूप से सविता कपूर जी को मौका मिलेगा तो वापस उन्हीं के पास ये सीट जाने वाली है, ये कहीं नहीं जाएगी, किसी और जगह नहीं जा सकती। तो देखिए, तो जनता तय करती है। अब मैं कह दूं कि मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा, ये जीवन में कभी नहीं कहना चाहिए, किसी भी राजनेता को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कहना चाहिए। ईमानदारी से चुनाव हो तो दतिया हो जाएगा, ईमानदारी से चुनाव हो तो बिहार में जो हुआ है वो हो जाएगा। ईमानदारी से चुनाव हो नहीं रहे, चुनाव में इतनी गड़बड़ी है। पूरा चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ बना हुआ है। ये मेरे घर के लोग, ये नोटिस आ रहा है मेरे घर के लोगों को, मेरे घर के लोगों इस बात के नोटिस है? ये नोटिस इलेक्शन कमीशन से है। अच्छा, हाँ, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के। और ये ऐसे लोगों के हैं, इनमें से डॉक्टर श्रीकांत धस्माना मेरे बड़े भाई हैं, जो मेरे से करीब 3 चुनाव पहले से वोट देते आ रहे हैं, और इसमें उनके 2 सुपुत्र हैं और एक मेरे छोटे भाई की धर्मपत्नी है। ये लोग लगातार वोट देते आ रहे हैं। ये देहरादून में हम लोग पैदा हुए, देहरादून में हम पढ़े लिखे, हमारे सारा खानदान को पूरा प्रदेश जानता है, देहरादून जानता है। चुनाव आयोग नाम में कहीं लिखेगा, जैसे रीना है तो रीना कुमारी है साहब नाम, आधार कार्ड में तो रीना क्यों है? अब रीना तो तुमने लिखा, जो पुराना वोटर कार्ड है वो किसने बनाया? किसने बनाया? वो इलेक्शन कमीशन ने तो बनाया। गलती आपकी है और नोटिस आप मुझे भेज रहे हो। तो इसलिए ये चुनाव का जो चुनाव आयोग वर्तमान में है, इसके तीनों के तीनों चुनाव आयुक्त वो भारतीय जनता पार्टी के पेरोल में है, और पूरा चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एक जैसे विभाग होता है, प्रकोष्ठ होता है, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, वैसे ही इनका चुनाव मोर्चा। लेकिन जैसे एसआईआर हो रही है तो अक्सर जो भाजपा के लोग वो ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को इतनी खलबली, इतनी हलचल क्यों है? क्या कांग्रेस एसआईआर से डर रही है? उनको लग रहा है कि उनके वोट कट रहे हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं बार बार एसआईआर की प्रक्रिया को बाधित करना चाह रहे हैं। नहीं, हम डरेंगे क्यों? डरने का क्या सवाल है? और ऐसा वोट कट रहे हैं आप, पश्चिम बंगाल में 32 लाख लोगों ने 2002 में वोट दिया, उनका वोट काट दिया 32 लाख, और भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में हारने का अंतर 15 लाख वोटों का है। ये बेईमानी कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी वाले तो बोलेंगे ही है। बीजेपी वालों को तो वो तो देखो ना, आप पूरे देश के अंदर लाठीचार्ज जंतर मंतर में जो किया, उस पर भी बचाव कर रहे हैं। माफ कर दिया मोदी ने तो वीडियो बना दी कि भाई मैं सबको माफ करता हूँ, सबकी कोई कार्रवाई नहीं। बच्चे कह रहे हैं हमने माफी मांगी, हमने कहा ही नहीं कि हमें माफ करो, हमने माफी मांगी क्या आपसे? बच्चे ही कह रहे हैं और बता रहे हैं उनको कि कैसे रील बनानी है। रील बनानी नहीं आ रही है, बता आपको रील नहीं, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, चश्मे में दिखाई पड़ रहा है नीला सामने टेलीप्रॉम्प्टर। ये बच्चे बता रहे हैं उनको, हम नहीं बता रहे, बच्चे बता रहे हैं।
तो बच्चे कह रहे हैं हमने तो माफ़ी मांगी नहीं, तो आप माफ़ क्यों कर रहे हो हमको? हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। एक नया आपने देखा कि झारखंड में अभी नया प्रोटेस्ट शुरू हो गया है भाई। लोग कह रहे हैं कि जंतर मंतर पे तो सब लोग पहुंच गए थे, सब लोग कवर करने पहुंच गए, पर झारखंड में हमारी समस्या कौन सुनेगा? ना सरकार सुन रही है, ना विपक्ष हमारे साथ में खड़ा हुआ है, ना ही मीडिया हमारे साथ में खड़ी हुई है। अब एक नया प्रोटेस्ट जो है वो झारखंड में शुरू हो गया है कि भाई पेपर लीक की जवाबदेही कौन तय करेगा? देखिए, पेपर लीक की जवाबदेही निश्चित तौर पे वहाँ की जो एजेंसीज हैं परीक्षा कराने वाली, अगर वो सरकारी हैं तो सरकार जिम्मेदार, और अगर प्राइवेट को आपने पीपीपी मोड में जैसे याद दे रखा था नीट को, एनटीए क्या है? एक रजिस्टर्ड सोसाइटी तो है, उसको पूरा आपने इस देश के भविष्य के डॉक्टर बनाने का जिम्मा दे दिया। कितना बड़ा घोटाला है, और इस घोटाले में पूरी केंद्र की सरकार शामिल है, अच्छा, पूरे ताकतवर लोग शामिल हैं। धर्मेंद्र प्रधान इतने दिन क्यों लगा दिया आपने? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के पास चाबी थी, सबका मालूम है उसको। इस्तीफा तो दे दिया वो। इस्तीफा दे दिया वो, उसके बाद स्वागत भी तो हुआ, उसे बोला भाई रुक जा, 2-4 महीना उड़ीसा का मुख्यमंत्री बना देंगे। बहुत सारी टॉफियां हैं इनके पास। तो इसलिए पूरे देश के अंदर इस समय नौजवान आक्रोशित है, गुस्से में है, छात्र विद्यार्थी गुस्से में है, और अगर किसी भी तरह से इनका आक्रोश उसको दबाने की, दमन करने की कोशिश की तो बहुत बड़ा इस देश के अंदर उबाल आने वाला है। मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि कार्यकाल जो है वर्तमान में भाजपा की विधायक के एंड से, और या उससे पहले का भी जो कार्यकाल रहा 2012 के, तब बताया कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, तो अगर विकास नहीं होता तो जनता क्यों चुनती भाजपा को? पहली बात तो 4 बार लगातार जो चुना आपने बताया, उसके बाद से कांग्रेस को क्यों नहीं चुनना चाह रहे? हाँ 3 बार है ना, तो क्यों चुन रही है? अगर चुन रही तो कुछ ना कुछ या तो भरोसा होगा, कुछ ना कुछ बात होगी। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जितना कार्यकाल रहा 3 बार का, जितना विकास भाजपा के कार्यकाल में या खासकर किसी विधायक के कार्यकाल में होना चाहिए विधानसभा में, उतना आपको लगता है विकास हुआ कैंट विधानसभा का? वसंत विहार की सड़कों में जाओ, एंट्री करो एफआरआई के सामने से, और एंट्री जैसी करोगे बाएं हाथ में एक बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ, उस पत्थर में पढ़िए कि उस सड़कें किसने बनवाई। आप वसंत विहार जाइए, वसंत विहार में सोसाइटी है, और वो ऐसी वैसी सोसाइटी नहीं है। वो सोसाइटी में कम से कम सारे सदस्य गजेटेड अफसर हैं, उसमें बहुत सारे आईएएस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देहरादून के जिलाधिकारी रह चुके हैं। उनसे जाके इंटरव्यू कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा क्या काम हुआ। उनसे पता करिए कि वसंत विहार की जो सड़कें आज हैं भी, जो पिछले 5 साल में फिर टूट रही हैं, वो किसने बनवाई? वसंत विहार की सड़कों को मैंने खुद खड़े होकर के बनवाया। वहाँ लिखा है, मैं थोड़ी लिखा हूँ, सरकारी पत्थर लगा हुआ था। हरीश रावत जी ने उद्घाटन किया था, हरबंस कपूर जी विधायक थे, उनकी उपस्थिति में हुआ, और सूर्यकांत धस्माना के सहयोग से हुआ। सारी सड़कें मेरी बनवाई हुई। और एक काम नहीं, कोलागढ़ में चले जाओ, प्रेमपुर माफी में, उनसे पूछो कि आपका यहाँ पानी कैसे आ रहा है, पीने का पानी कैसे प्राप्त हो रहा है आपको। आप पूरी जितनी मलिन बस्तियां हैं वहाँ के लोगों को आप पूछो कि आपके यहाँ ये पुश्ते, ये जाल किसने लगवाए। आप जाके पता करिए लोगों से, मैं नहीं कह रहा हूँ। कांग्रेस को समर्थन तो नहीं मिल पा रहा ना? भाई समर्थन मिलेगा, हम निराश थोड़ी हैं, हम हार थोड़ी मान ली हमने बोला 17 में 22 में 2 बार बेईमानी से चुनाव लड़ा, जब दोनों बार इस बार क्या लग रहा है, 27 में क्या लग रहा है? भाई देखिए, मेरा तो जहां तक अपना सवाल है, पार्टी मुझे कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूं। आपको मौका मिल जाएगा तो इस बार आप सीट निकलवाने का प्रयास करेंगे? मौका मिलने का सवाल नहीं है, मैं तो पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ और पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी अगर मुझे कहेगी चुनाव तुम्हें लड़ना है, वो कहेगी कैंट से लड़ना है, कैंट से लड़ेंगे। वो किसी और सीट से बोलेगी, और सीट से लड़ेंगे। वो कहेगी चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव लड़वाना है, तो मैं पोस्टर लगाऊंगा, चुनाव लड़वाऊंगा। मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ, इसलिए कोई मेरा ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, 25,000 लोगों ने मुझे वोट दिया था। मुझे 25,000 ने 17 में भी दिया था, 24,000 कुछ ने, और 25,000 मुझे उसके बाद 22 में वोट दिया। उन लोगों के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनके प्रति भी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं हारने के अगले दिन से कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना, मरने में, जीने में, दुख में, सुख में, सबसे। अब परसों पुल टूटा तो कौन बैठा वहाँ बारिश में धरने में? हम ही बैठे, हमने आवाज़ उठाई, और भी साथी आए हमारे। लेकिन मेरी जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी से मैं कभी पीछे नहीं हटता। कैंट विधानसभा से कई सारे कांग्रेस के दावेदार भी कई दावेदारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार सब कह रहे हैं कि हम भी दावेदार हैं, हम भी दावेदार हैं। अक्सर ये होता है कांग्रेस के लोग जब भी दावेदारी एक साथ करते लगते हैं तो चुनाव से पहले उस वक्त तक अक्सर आपसी कलह बहुत दिखाई देती है। इसी वजह से लोग कहते हैं कि कांग्रेस की सीट नहीं निकल पाती है। नहीं, कोई कलह नहीं है, सब एक है।
कांग्रेस में टिकट मांगने का अधिकार सबको है। जितने लोग टिकट मांग रहे हैं उम्र में सब मेरे से छोटे ही हैं, सब छोटे भाई हैं हमारे। किसी को भी टिकट मिलेगा, सब लोग मिलकर के उसको चुनाव लड़ाएंगे। और हरक सिंह रावत जी जो हैं, आप देख रहे हैं लगातार 2-3 दिनों से चर्चा का विषय बने हुए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इस बार मैं सहसपुर से भी चुनाव लड़ूंगा, या पहले कह रहे थे कि मैं श्रीनगर से चुनाव लड़ूंगा। जब सहसपुर में उन्होंने दावेदारी अब कर दी है, खुल करके बोल रहे हैं, तो सहसपुर के जो कत्तावर मान लीजिए कार्यकर्ता हैं पुराने, आर.एन. शर्मा जी हुए या राकेश नेगी, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, बाकी जो पुराने वो है कार्यकर्ता हैं, तो क्या ऐसे लोगों की जो कयास है वो निराशा नहीं लगेगी? ऐसे लोगों को आज मान लीजिए कोई वरिष्ठ नेता तो कहीं किसी विधानसभा पहुंच के अपनी दावेदारी करने लगता है, तो आपको लगता है इससे निराशा लगती कार्यकर्ताओं को? नहीं, देखिए, प्रतिस्पर्धा तो राजनीति में हमेशा होती है, और कहीं किसी का पट्टा तो लिखा हुआ नहीं। मेरा पट्टा कैंट का थोड़ी लिखा हुआ। मुझे टिकट मना करके पार्टी किसी और को देगी तो मैं सर माथे पर। कई लोग तो इधर से उधर हो जाते हैं। नहीं, होते होंगे, लेकिन मैं कांग्रेस में जब आया तो मैंने ये संकल्प लिया कि अब ये तिरंगे में लिपट करके शरीर जाएगा, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। तो इच्छा होती है सबकी, लेकिन हमें तो कांग्रेस ने सिंबल अपना दिया। लोग जीवन पूरा निकल जाता है, पार्षद का टिकट नहीं मिल पाता। हमें कांग्रेस ने 2 बार विधानसभा का टिकट दिया है, कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए कांग्रेस को हम क्या दे सकते हैं, हमें इस पे ज़्यादा चिंतन करना चाहिए। कांग्रेस को हम क्या दे सकते हैं, और कांग्रेस को किस लिए दे सकते हैं? क्योंकि इस प्रदेश को अगर आपको बचाना है, इस प्रदेश के अंदर अगर आपको उन तमाम शहीदों के सपने पूरे करने हैं जिन्होंने इस राज्य को बनाया, उनके क्या सपने थे, किस लिए राज्य बनाया था? एमएलए बनाने के लिए, मिनिस्टर बनाने के लिए, मुख्यमंत्री, गवर्नर बनाने के लिए? वो तो यूपी में भी था। किससे बनाया था राज्य? प्रदेश के अंदर नौजवान क्या कर रहा है? पूरे प्रदेश के अंदर 26 वर्षों में बेरोजगारी अपने चरम पर है, इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही। राज्य के अंदर महिलाओं के ऊपर लगातार अपराध हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं। अभी सृष्टि कंडारी का मामला था, सूर्यकांत धस्माना अकेला व्यक्ति था जिसने सबसे पहले आवाज़ उठाई कि सीबीसीआईडी क्या है। सीबीसीआईडी क्यों होगी? जब उसका वीडियो सामने आ गया, वो साक्षी है अपने आप में, जो मृतक है उसका वीडियो सामने आ गया, तो जिसके नाम दर्ज रिपोर्ट है उसको गिरफ्तार करो। तो पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा। ये राज्य, महिला इसमें धुरी है विकास की। पहाड़ का खेत, चूल्हा, लकड़ी, घास, पानी, सब कुछ महिला के ऊपर निर्भर है। महिला ना हो तो पहाड़ का अस्तित्व खत्म है। उस महिला के ऊपर अंकिता भंडारी से लेकर के और पलटन बाजार में गुंजन तक, जिसका सिर कलम कर दिया गया, पूरे राज्य के अंदर जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अपराध हो रहे हैं, और सबसे तकलीफदेह बात यह कि जिनके हाथ में ताकत है, जिनके हाथ में सत्ता है, वो ज़्यादातर लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन आप महिलाओं की जब बात करते हैं कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की बात कि भाई महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, भाजपा की सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आई थी। आप लोगों ने तो जब ने कांग्रेस ने जमकर विरोध किया, वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ कांग्रेस हमेशा कहती है कि नारियों को सम्मान करना चाहिए, और दूसरी तरफ जो है उनके सम्मान में जो बिल लाया गया उसका विरोध कर रही खुलेआम। उससे बड़ा फ्रॉड तो कोई था ही नहीं महिलाओं के साथ। छोटी छोटी बच्चियों की गुप्तांगों में लाठी मार रही है पुलिस, और आप कार्रवाई नहीं कर पाए उस दरोगा के खिलाफ जिसने शक्ति वंदन अधिनियम। नारी की तो बात कर रहा हूँ, बच्ची की तो बात कर रहा हूँ। वही तो नारी बनेगी 15 साल की बेटी, जिसको आपकी ट्रोल आर्मी कह रही है कि तुम्हारा रेप कर देंगे, तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे, जिन्होंने वहां पर आंदोलन में हिस्सा लिया। इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? देश के अंदर महिलाओं को आरक्षण देने का कानून पहले से विद्यमान था। ये बिल आने से पहले आपको मालूम है? पहले से, लेकिन लागू कब करवाया? पहले से लागू नहीं था, वो था लेकिन लागू नहीं था। पहले से था, फ्रॉड कर रहे थे। हमने कहा लागू कर दो आज से। क्यों नहीं लागू कर रहे? जो अब आपने जनगणना ले आए, 850 सीट आपको बनानी है। अब लागू करने की बात करें तब तो लागू नहीं हो रहा, आप लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध क्यों कर रहे हैं उसका कारण है, क्योंकि मूर्ख बना रहे हैं देश का। 850 सीट करनी है पार्लियामेंट में, और परिसीमन नया करना है। इस तरह से परिसीमन करना है जिस प्रकार से आसाम में किया। पूरी एक हैरी बेल्ट जिसका कोई लिंक ही नहीं आपस में, वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट बना दी, और उसके बाद वहां से एक मुसलमान जीत करके आ गया। पूरे प्रदेश के अंदर और कहीं मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं, क्योंकि आपने एक वैसे ही परिसीमन 850 सीटों का इस देश के अंदर करने जा रही थी भाजपा, जिससे कि देश के अंदर जो माइनॉरिटी है उसको लिमिट कर दिया जाए। पर कांग्रेस भी तो जाति का जनगणना की बात कर रही है कि वहां होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। इससे तो और कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ेंगी परिसीमन। जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? ये तो भाजपा ने कहा है। नहीं, भाजपा के लोग तो ये कह रहे हैं। भाजपा को ये मानना पड़ा। भाजपा के तो 2 मुंहे सांप है, इधर से कुछ बोलते हैं, इधर से कुछ बोलते हैं।
दो मुंह साहब है। अरे इन लोगों पे कैसे भरोसा करोगे? भगवान राम को धोखा दे दिया इन्होंने, उनके घर पे डाका डाल दिया। बद्रीनाथ में मोक्ष धाम, जहां पूरा हम सनातनी जो है, मैं तो सनातनी हिंदू ब्राह्मण हूँ, नहीं संध्या करने वाला आदमी हूँ। नहीं सर, कांग्रेस के कई लोग जो हैं, ये लोग कहते थे कि भाई राम को ये पूछने वाले थे, अक्सर लोग किसी कांग्रेस ने नहीं कहा, किसी कांग्रेस ने नहीं कहा, विजय सिंह जो आपके पूर्व मुख्य सीएम थे मध्य प्रदेश के, वो तो खुलकर कहते थे और आज वही राम का नाम ले रहे हैं। कभी नहीं कहा। वो क्या कर रहे हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कांग्रेस की पॉलिसी। कांग्रेस कहती है कि इस देश के अंदर सरकारों का काम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर बनाना नहीं है, नहीं है ये काम। मैं आज कह रहा हूं आपके सामने, मेरी आस्था है। मैं अपने घर के अंदर राम की पूजा कर रहा हूँ, कृष्ण की पूजा कर रहा हूँ, मैं अपने घर के अंदर हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ, माँ भगवती की उपासना कर रहा हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत काम है। जब मैं गेट के बाहर हूँ तो मैं हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय हूँ। पॉलिटिकल लीडर के रूप में तो मैं बिल्कुल जिस समय काम कर रहा हूँ तो मेरी कोई ना धर्म है ना जाति है। तो क्या करना काम है कांग्रेस का फिर आप? अरे भाई, कांग्रेस का काम ये करना है कि संविधान के अनुसार देश के सब लोगों को बराबर मानो, सबको अपने अपनी इच्छा अनुसार पूजा की छूट दो। आप नमाज करना चाहते हो, हरीश रावत जी कह रहे हैं सड़कों पर नमाज पढ़ी है, 3 सरकारों ने कह दिया कि भाई सड़कों पर नमाज पढ़ने की जगह झूठ है, झूठ है, ये बिल्कुल असत्य है। उन्होंने खुद कहा था खुले बयान से। अरे भाई असत्य है, ये असत्य है, कभी नहीं कहा उन्होंने। और कांवड़ में क्या हो रहा है वहां पर आप देखो ना जरा। भाई भगवान भोलेनाथ के तो हम भक्त हैं। मेरा तो गीत सुनिए आप जो लेटेस्ट आया है। बिल्कुल सुना है मैंने। हाँ सुनिए, भगवान भोलेनाथ के लिए हमारी क्या श्रद्धा है। लेकिन किसी की कार तोड़ करके, किसी को मार करके, किसी को लाठी से मार करके, और अपने ही कांवड़िए भाई को, अपने ही भोले को किस प्रकार से मारा है। ये अगर धर्म के नाम पे होगा तो धर्म के प्रति लोगों की आस्था की जगह अनास्था होगी। राम का नाम इतने प्रेम से लेना चाहिए कि लोग उससे आकर्षित हों। राम का नाम इतने गुस्से में नहीं लेना चाहिए कि दूसरा आदमी उससे नफरत करे। इस बार प्रदेश में क्या कांग्रेस अपनी जड़ें मजबूत कर ली? क्योंकि परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत होने वाली थी पर वो स्थगित कर दी गई है। क्या कारण रहा कि इतने जोरों शोरों पर तैयारी की जा रही थी कि परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली जाएगी, परिवर्तन किया जाएगा, वो परिवर्तन क्या अब नहीं हो रहा है? 10 जिलों में परिवर्तन यात्रा हो चुकी है। नहीं हो चुकी, लेकिन दोबारा देहरादून से विकासनगर से शुरू होने वाली थी। अपरिहार्य किसको कहते हैं? अपरिहार्य क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अपरिहार्य स्थितियां ये हैं कि इस समय जो SIR है उसमें लोगों को नोटिस आ रहे हैं, और उन नोटिस के लिए जवाब देने के लिए 10 तारीख तक का समय है। तो हम अगर यात्रा में लग जाते तो कार्यकर्ता कहाँ जाता, कैसे जवाब देता? तो इसलिए SIR की वजह से उसको पोस्टपोन किया है, कैंसिल नहीं किया है। 10 तारीख के बाद होगी। जैसे SIR खत्म होगा उसके बाद परिवर्तन यात्रा होगी। SIR को प्राथमिकता दी जा रही है, मतलब SIR को तो देनी पड़ेगी हमें। चुनाव आयोग वरना बिल्कुल बंटाधार कर। भाजपा यही तो कह रही है, भाजपा मैंने आपसे ही तो शुरू में कहा कि भाजपा कह रही है आप लोग डरे हुए हैं तभी इतनी बौखलाहट है SIR को लेकर। वो तो बेईमानों की टोली है। तो बेईमानों की टोली जो है वो जानती है कि उनके साथी बेईमान जो है चोर चोर मौसेरे भाई क्या कर रहे हैं। तो उनको मालूम है कि हमारे भाई क्या कर रहे हैं, इसलिए वो आए बाएं शाही की बात करते रहे। हमारे बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं जो हम बात कह रहे हैं? भाई आपने 32 लाख वोट पश्चिम बंगाल में काट दिए उन लोगों के जिनके पास सारे वो दस्तावेज थे जो आवश्यक हैं। जिन्होंने 2002 में वोट दिया था आपने उनके वोट काट दिए। इस बार जो वोट कट रहे हैं SIR में उत्तराखंड में, क्या उससे कांग्रेस को नुकसान होगा? नहीं, कांग्रेस को नहीं होगा। देखिए बीजेपी को नुकसान होगा, बीजेपी को नुकसान होगा। निश्चित तौर पे बीजेपी बेईमान लोगों को नुकसान हमेशा होगा। राम के साथ धोखा करने वाले, शिव के साथ धोखा करने वाले, भगवान बद्री विशाल के साथ धोखा करने वाले, अब तो इनको नुकसान ही नुकसान है। दतिया में हो गया, अब उत्तराखंड में होगा, उसके बाद पंजाब में होगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में सूर्यकांत धस्माना जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा, खुल करके बताया कि इस बार कांग्रेस किस तरह से उत्तराखंड में अपनी जड़ों को मजबूत कर रही, किस तरह से परिवर्तन होगा। अब चुनावी परिणाम क्या होंगे तो वक्त ही बताएगा, पर हाँ, आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत धन्यवाद।